गाइस, दिस इज रोशन एंड वेलकम बैक टू द स्किल सेज। और आज हम लोग ऑब्जेक्टिव सीरीज चालू करने वाले हैं। वर्ल्ड पॉलिटिक्स का कंटिन्यू ये वीडियो आएगा, लेक्चर आएगा वर्ल्ड ऑब्जेक्टिव्स का चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 9 तक, जो कि आपके सिलेबस में है। 7 और 8 तो सिलेबस में नहीं है, तो उसका नहीं आएगा। आप लोग बस इस ऑब्जेक्टिव सीरीज़ को अच्छे से देखिए और आपको पता चलेगा कि आप कितने पानी में है, आपको कौन सा क्वेश्चन आ रहा है उसको अटेम्प्ट कीजिएगा। और ये इस तरह हमारा आज का सीरीज़ और ये वर्ल्ड पॉलिटिक्स का ऑब्जेक्टिव सीरीज़ चालू होता है। और इसके बाद हम लोग इंडियन पॉलिटिक्स का भी ऑब्जेक्टिव सीरीज़ लाएंगे, फिर कार्टून्स का सीरीज़ आएगा और फिर मैप्स का सीरीज़ आएगा, ताकि आपको बोर्ड्स में पॉलिटिकल साइंस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। को बोर्ड्स में बहुत तरह का ऑब्जेक्टिव आ सकता है। करेक्ट द स्टेटमेंट आ सकता है, ट्रू फॉल्स आएगा, कंप्लीट द सेंटेंस आएगा, यानी कि किसी भी तरह का आपका 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, करेक्ट एंड री राइट द स्टेटमेंट। तो आपको बुक से जो इंपॉर्टेंट लाइन लगता है उसको अंडरलाइन कीजिए, क्योंकि अगर आप लोग अंडरलाइन करके नहीं पढ़ेंगे या लाइन बाय लाइन बुक्स को नहीं पढ़ेंगे तो आपका कहीं ना कहीं 1 से 2 मार्क्स कम आ सकता है। उस क्वेश्चन आपको गलत हो जाएगा और वो आप अटैम्प्ट नहीं कर पाएंगे। तो देखते हैं कि क्वेश्चन ये है, इन अप्रैल 1961 द लीडर्स ऑफ चाइना वर वरीड दैट द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वुड इन्वेट कम्युनिस्ट रूल क्यूबा एंड ओवरथ्रो फिडेल कास्ट्रो। तो यहाँ पे तो सिंपल सा दिख रहा है कि ये चाइना का नहीं था, बल्कि सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स का था, यूएसएसआर का था। तो यहाँ पे ये चीज़ को करेक्ट करना पड़ेगा। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, कंप्लीट द सेंटेंस। ठीक, तो यहाँ पे देखिए, द वेस्टर्न अलायंस वॉज फॉर्म्ड इनटू एन ऑर्गेनाइजेशन। वेस्टर्न अलायंस का क्या नाम था? नाटो। ओके, ये सेकेंड क्वेश्चन रहा। थर्ड क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स बताना है। ठीक है, कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो था, क्या वो यूरोपियन कंट्रीज़ को पावर दिया था कि आप लोग अलायंस नहीं जुड़िएगा? नहीं, गलत है। यहाँ पे करेक्ट क्या होगा आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, आप लोग को करेक्ट नीचे लिखना है। नेक्स्ट यहाँ पे मैच करना है ए को बी से। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है बट आप लोग समझिए। अलायंस सिस्टम बाय यूएसए, इसका क्या होगा? सीटो। ठीक है, सीटो कब फॉर्मेशन हुआ नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बर्लिन एंड कोंगो वार, आपको ध्यान रहना चाहिए, किसका है? सोवियत यूनियन का। सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म किसका है? एरेनाज ऑफ द कोल्ड वार। एंड नाम जोसेफ ब्रोस टीटो। तो यहाँ पे कोई भी लीडर का नाम दिया जा सकता है। तो इस तरह आपका मैच द फॉलोइंग भी एक आ सकता है। नेक्स्ट क्या है कि कोल्ड वार कब बिगिन हुआ था? तो कोल्ड वार बिगिन तो हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद, लेकिन अगर आपको पूछेगा कि सबसे पीक पॉइंट क्या था कोल्ड वार का, तो आप लोग लिखिएगा क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। और क्यूबन मिसाइल क्राइसिस कब हुआ नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। विच 2 सुपर पावर एमर्ज्ड आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वार? तो इसका बहुत ही सिंपल है, एक यूएसएसआर और दूसरा यूएसए। ठीक है, नेक्स्ट है फुल फॉर्म ऑफ नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। आप लोग बस इसको ध्यान से देखते जाइए और इसी तरह का आपका बोर्ड्स में भी ऑब्जेक्टिव्स आएगा। नेक्स्ट है कि बायपोलैरिटी क्या होता है? तो बायपोलैरिटी बहुत ही सिंपल है कि जो पूरा दुनिया था, एक ईस्ट में बट गया और दूसरा वेस्ट में। तो ईस्ट वाले जो था वो ईस्टर्न अलायंस कहने लगा, या फिर सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स के अंदर था, और दूसरा जो था वो नाटो हो गया था और वो वेस्टर्न अलायंस था। तो इसे डिवीजन ऑफ वर्ल्ड इनटू 2 पावर ब्लॉक्स लेड बाय यूएसए एंड यूएसएसआर इज कॉल्ड बायपोलैरिटी। तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव्स भी आपसे पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 9, नेम 2 कंट्रीज इन्वॉल्व इन कम्युनिस्ट ब्लॉक। तो जितना भी ब्लॉक था, ठीक है, फर्स्ट ब्लॉक, सेकेंड ब्लॉक और थर्ड ब्लॉक, या फर्स्ट वर्ल्ड, सेकेंड वर्ल्ड और थर्ड वर्ल्ड, तो इससे आप लोग क्या कीजिएगा कि 5-5 कंट्रीज़ का नाम याद रख लीजिएगा कि इसमें कौन से 5 कंट्रीज़ थे, इसमें कौन से 5 कंट्रीज़ थे और थर्ड वर्ल्ड में कौन से 5 कंट्रीज़ थे। तो इस तरह आपका कोई भी अगर पूछेगा कि कम्युनिस्ट ब्लॉक या फिर कैपिटलिस्ट ब्लॉक या फिर थर्ड वर्ल्ड में किसी कंट्रीज़ का नाम बताइए, तो आप लोग मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे पोलैंड एंड नॉर्थ कोरिया 2 एग्जाम्पल दे दिया गया है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ सीटो, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन? आपको बताना है कि ये फॉर्म कब हुआ था। नेक्स्ट है कि 2 कंट्रीज इन्वॉल्व इन कैपिटलिस्ट ब्लॉक। तो बताया कि कोई भी इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, तो फ्रांस एंड जापान। ओके, नेम 2 कंट्रीज इन्वॉल्व इन नॉन अलायंस ड्यूरिंग कोल्ड वार, नाइजीरिया एंड श्रीलंका। खैर इंडिया तो था, वो तो फाउंडिंग मेंबर थे ही, बट उनके अलावा भी आपको याद रखना है अलग से 5 कंट्रीज जो कि वो नॉन अलायंस में थे या अलग अलग जो भी ब्लॉक था उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। विच ट्रीटी वॉज साइंड बाय ईस्टर्न अलायंस टू काउंटर नाटो?
वार्सो पैक्ट। आपको बताना है कि वार्सो पैक्ट कब साइन हुआ था। तो इस तरह से आपसे घुमा के भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा ट्रीटीज था, कब साइन हुआ था, किस तरह साइन हुआ था। तो आपको बस टू द पॉइंट आप ध्यान रखना है कि वहाँ पे मेन सेंटर्स क्या पूछ रहा है। तो इस तरह आप आंसर को ईजिली लिख पाइएगा। वाई वाज द नाटो ऑल्सो कॉल्ड द वेस्टर्न अलायंस। तो इसका बहुत ही सिंपल सा आंसर होगा आपका, क्योंकि जो बहुत सारे वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज थे और जो भी वेस्ट के कंट्री थे वो फेवर कर रहे थे यूएस को, और वो लोग क्या किए, एक ऑर्गेनाइजेशन बना लिए जिसका नाम था नाटो, और इसी प्रकार इस अलायंस का नाम पड़ गया वेस्टर्न अलायंस। और इसी तरह आपसे पूछ सकता है कि वार्सो पैक्ट को ईस्टर्न अलायंस क्यों बोलते हैं, तो आप लोग इसको भी लिख पाइएगा। नेक्स्ट है कि प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका उस टाइम जब क्यूबन मिसाइल क्राइसिस था तो उस समय कौन थे, जॉन ऑफ कैनेडी। और यहाँ पे ये भी पूछ सकता है कि फिडेल कास्ट्रो कौन थे, किस टाइम पे थे, तो इस तरह का भी क्वेश्चन आ सकता है। हु डिसाइडेड टू टेक प्लेस न्यूक्लियर मिसाइल्स इन क्यूबा। देखो किस तरह से मतलब घुमा के क्वेश्चन पूछा है, निकिता क्रूश्चेव। तो इस तरह से भी आपसे पूछ सकता है कि जो सोवियत यूनियन के लीडर थे वो कौन थे जो डिसाइड किए कि क्यूबा में मिसाइल रखेंगे, अटैक किया जाएगा, कुछ इस तरह का थर्ड वर्ल्ड वार रीजन। तो आपको याद रखना है निकिता क्रूश्चेव, ठीक है। और ये पर्सन मेल है, फीमेल नहीं, नाम है निकिता बट वैसा नहीं है, ठीक है। व्हाट वाज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ कोल्ड वार। तो ये बहुत ही सिंपल सा आंसर है, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, और इसका आपका बताना है कि ये कब हुआ था, ठीक है। व्हाट डिड कैनेडी ऑर्डर ड्यूरिंग द क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। तो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस जब हुआ था तो जॉन ऑफ कैनेडी जो यूएस के प्रेसिडेंट थे वो क्या ऑर्डर किए थे, वो ऑर्डर पिज्जा नहीं किए थे ऑर्डर, ठीक है। वो ऑर्डर किए थे कि जो भी अमेरिकन वारशिप को आ रहा है, इंटरसेप्ट कर रहा है सोवियत यूनियन के, वो जाओ और रोको और उसको नॉर्थ मतलब अटलांटिक ओशन से, ये जो एक रेडार बना दिया गया, एक प्लेस बना दिया गया, इसके पास कोई भी, ठीक है, कोई भी शिप नहीं आना चाहिए। किसका, सोवियत यूनियन का। तो जो भी सोवियत यूनियन का जो शिप है वो इस पार नहीं आना चाहिए, अगर वो आता है तो ये एक सीरियसनेस माना जाएगा और उस पर अटैक किया जाएगा। व्हेन वाज द फर्स्ट वर्ल्ड वार फाउट। ओके, तो ये तो बहुत ही सिंपल है, 1914 से 18 तक। तो इस तरह भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। व्हेन डिड सेकेंड वर्ल्ड वार एंड, 1945। हु वर द लीडिंग एलाइड। तो यहाँ पे ये पूछ सकता है कि सेकेंड वर्ल्ड वार में एक लीडिंग एलाइड था, एक बैकवर्ड एलाइड था, या फिर जो दो एलाइड था, एक एक्सिस पावर, एक एलाइड पावर। तो आपको ये बताना है। तो एलाइड में कौन कौन थे, अमेरिका था, यूएसएसआर था, ब्रिटेन और फ्रांस। और वहीं पे यहाँ पे जो एक्सिस पावर था वहाँ पे इटली, जर्मनी और जापान। तो आपको ये भी याद रखना पड़ेगा, ये बहुत बार पूछा है बोर्ड्स में, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो कौन सा दो जापानीज सिटीज़ था जहाँ पे एटॉमिक बॉम्ब ड्रॉप हुआ था, हिरोशिमा एंड नागासाकी। आपको बताना है कि एटॉमिक कोड क्या नाम था उस बॉम्ब का। खैर यहाँ पे अगला क्वेश्चन वही है। सो व्हाट आर द कोड नेम्स ऑफ एटॉमिक बॉम्ब्स ड्रॉप बाय अमेरिका ऑन 2 जापानीज सिटीज़। तो कोड नेम बहुत ही सिंपल था। जो पहला हिरोशिमा पे ड्रॉप किया गया था उसका नाम था लिटिल बॉय, और ये पहले ड्रॉप किया गया था तो इसका वेट कम था। आप लोग ध्यान रखिएगा, इजीली आपको याद करवाने के लिए एक तरीका बता रहे हैं। लिटिल बॉय नाम था, छोटा, ठीक है, छोटा पैकेट, तो उसका वजन भी कम था, और वो पहले भी ड्रॉप किया गया था, यानी कि 6 अगस्त को किया गया था। 6 अगस्त, स्मॉल, ठीक है, और लिटिल बॉय, और 15 किलोटन। और इसी तरह जो नागासाकी के ऊपर जो ड्रॉप किया गया था वो बाद में ड्रॉप किया गया था, यानी कि 9 अगस्त, डेट याद रख लेना है। और 21 किलोटन भी बढ़ गया यहाँ पे, और उसका नाम क्या था, फैटमैन। तो इस तरह आप याद रख सकते हैं। खैर ये तो बहुत ईजी है। नेक्स्ट है आपका व्हाट डू यू मीन बाय डिटरेंस, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, आप लोग इसको बिल्कुल स्टार कर लीजिए, ठीक है। डिटरेंस मीन्स क्या होता है, डिटरेंस मीन्स होता है फियर, ठीक है। अब इसका एक्चुअली फियर क्या होता है कि जब दोनों साइड है, ठीक है, इधर है यूएस और इधर है यूएसएसआर, ठीक है, और दोनों साइड के पास इनफ कैपेसिटी है, इतना कैपेसिटी है कि ये एक न्यूक्लियर मिसाइल छोड़ेगा तो ये 10 न्यूक्लियर मिसाइल छोड़ सकता है। यानी ईंट का जवाब जब पत्थर से देने लगे तो कुछ इस प्रकार का जब कैपेसिटी होता है किसी बोल सकते हैं जो डिस्ट्रक्शन कर सकता है, जो अपोनेंट है उसके पास इतना कैपेसिटी होता है रिटेलिएट करने का, तो यहाँ पे एक डर हो जाता है कि बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्शन ना हो जाए। हम तो अटैक कर देंगे, क्या फ़ायदा, लेकिन मेरा भी तो डिस्ट्रक्शन हो रहा है। तो इसी डर को क्या बोलते हैं, डिटरेंस बोलते हैं। और इसी डर के कारण कहीं वार नहीं होता है, और कोई भी जो कंट्री होता है या अपोनेंट होता है वो रिस्क नहीं लेता है एक वार शुरू करने का। तो इसी चीज़ को डिटरेंस कहते हैं। बगदाद पैक्ट कब साइन किया गया था, आप लोग इसको ध्यान रखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बगदाद पैक्ट साइन किया गया था 1955 में, और इसको बाद में सेंटो कहा गया, ठीक है। जो आप लोग सेंटो पढ़े हैं वो पहले बगदाद पैक्ट था जो 1955 में साइन किया गया था, और इसका नाम रख दिया गया था बाद में
सेंटो। ओके, ये भी इम्पोर्टेंट है आपका। नेक्स्ट है आपका विच ऑर्गेनाइजेशन कैम इनटू इन एग्जिस्टेंट इन अप्रैल 1949। तो ये आपका हो गया नाटो। ठीक है, आपसे पूछे थे ऊपर में, अगर आप लोग नहीं लिखे हैं तो जान लीजिए अप्रैल 1949 में नाटो साइन हुआ था। अनदर नेम ऑफ वार्सो पैक्ट, ईस्टर्न अलायंस। ठीक है, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, बट आगे आप जैसे जैसे देखिएगा तो बहुत ही सारा और भी अलग अलग टाइप का आपको क्वेश्चन मिलेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन से जो 2 सुपर पावर थे जो कि डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन में आ गए थे। जो एरेना बताना है, जो एरेनाज ऑफ कोल्ड वार था, कोरिया, बर्लिन और कोंगो। और इन तीनों का कब कब वार हुआ था, देखो एरेनाज में तो कोरियन वार जो हुआ था 1950 से 53 तक, बर्लिन वार जो हुआ था 58 से 62 तक, और जो कोंगो वार हुआ था अर्ली 1960s में हुआ था। अब आपका ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा घुमा के है कि हु एक्टेड एज मेडिएटर इन कोंगो क्राइसिस। ठीक है, तो जो कोंगो क्राइसिस हुआ था, जो कोंगो वार हुआ था, वहाँ पे मेडिएटर कौन था, तो वहाँ पे मेडिएटर था चीफ सेक्रेटरी ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ये आपका थोड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट है आपका वाई वाज द वार्सो पैक्ट ऑल्सो कॉल्ड ईस्टर्न अलायंस। तो इसका हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। हु प्रोवाइडेड द थर्ड अल्टरनेटिव न्यूली डिकोलोनाइज कंट्री टू बाइपोलरिटी। तो इंडिया और भी अलग 4 कंट्रीज जो कि एक ग्रुप बनाया जिसका नाम रखा गया नाम नॉन अलाइंड मूवमेंट। नेक्स्ट है आपका हु वर द लीडर्स ऑफ नॉन अलाइंड मूवमेंट। तो 5 लीडर्स का आपको एकदम बिल्कुल नाम याद रखना ही रखना है। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, सुकर्नो, जोसेफ ब्रोज टिटो, गामल अब्दुल नासिर एंड क्वामू नक्रुमा। ठीक है, व्हाट इज नॉन अलाइंड मूवमेंट। तो ये बहुत ही सिंपल सा है, बेसिक सा है। आपको याद रखना है कि नॉन अलाइनमेंट कुछ नहीं, बस एक फॉरेन पॉलिसी था। क्या था, फॉरेन पॉलिसी। ठीक है, ये फॉरेन पॉलिसी था रिमेनिंग इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ का जो कि कोई अलायंस को ज्वाइन नहीं किए थे, और उनका पॉलिसी यही था कि वो लोग किसी भी अलायंस को ज्वाइन नहीं करेंगे, बिल्कुल उनसे दूर रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि UNCTAD जो 1972 में आया था वो क्या रिपोर्ट लाया था। ठीक है, तो उस रिपोर्ट का नाम था टुवार्ड्स अ न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट। ठीक है, ये पॉलिसी लाया था और इसी से आपका आइडिया आया था किस चीज़ का, नियो का। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो आइडिया आया था रिपोर्ट के द्वारा वो कौन सा आइडिया था। तो आप लोग ध्यान रखिएगा नियो। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि जो अलायंस था वो इंडिया को किस तरह से सपोर्ट किया कोल्ड वार के दौरान। तो ये भी आपका 1 मार्क्स में पूछ सकता है। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल सा है। आपको ये लिखना है कि जो इंडिया का पॉलिसी था ना ही तो निगेटिव था ना ही पैसिव था, इसलिए इंडिया डिड नॉट सपोर्ट ईदर ऑफ द अलायंसेज ड्यूरिंग द कोल्ड वार एंड इंडिया वाज इन फेवर ऑफ एक्टिवली इंटरवेनिंग इन द वर्ल्ड अफेयर्स टू सॉफ्टन वर्ल्ड वार या कोल्ड वार के राइवलरीज को सॉफ्टन करने के लिए इंडिया अच्छा से पार्टिसिपेट कर रहा था। कहीं पे सैनिक भेजना होता था तो इंडिया डॉक्टर्स को भेज देता था। कोरियन वार में ऐसा ही हुआ था। ठीक है, इंडिया डॉक्टर्स को भेज दिया ताकि जो भी घायल लोग हैं या जो सोल्जर्स हैं उनको ठीक किया जाए। तो इस तरह से इंडिया का एक बहुत ही सॉफ्ट पॉलिसी चल रहा था और ये कहीं ना कहीं इंडिया को सपोर्ट किया था कोल्ड वार में, और इंडिया किसी अलायंस को इस तरह सपोर्ट किया था। तो आपसे ये भी क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द स्ट्रेंथ ऑफ नॉन अलाइंड कंट्री एज अ मीडिएटर बिटवीन द सुपर पावर। तो ये बहुत ही ज़्यादा इनका बहुत बढ़िया आंसर आप लिख सकते हैं कि जो नॉन अलाइंड कंट्रीज थे वो एक तो मीडिएटर के रूप में जो सुपर पावर था बैलेंस बना के चलते थे, ना तो ज़्यादा यूएसएस की तरफ ना तो यूएसएसआर की तरफ। ठीक है, एकदम बैलेंस चलता था, या इधर नहीं हुआ करता था उनका। ठीक है, सो दे वर बेस्ड ऑन देयर यूनिटी एंड देयर रिजॉल्व टू मेंटेन एंड रिमेन द नॉन अलाइंड डिस्पाइट अटेम्प्ट बाय 2 सुपर पावर टू ब्रिंग देयर इनटू देम अलायंसेज। जबकि सुपर पावर पूरा कोशिश करते थे कि ये कंट्री मेरे अंदर आ जाए, मेरे आइडियोलॉजी को फॉलो करे, और लेकिन जो इंडिया और जो अलग 4 कंट्रीज थे ये ऐसा होने नहीं दिए और धीरे धीरे बहुत सारे कंट्रीज थर्ड वर्ल्ड को ज्वाइन किए थे। ठीक है, आप लोग सोच रहे होंगे कितना इसमें आ रहा है ऑब्जेक्टिव। तो टोटल आपका हर एक चैप्टर से ध्यान रखिएगा 40 से 50 ऑब्जेक्टिव्स आएगा। ठीक है, यानी कि इस सीरीज़ में आपको 40 से 50 ऑब्जेक्टिव हर एक चैप्टर से देखने को मिलेगा। तो आप लोग का सारा प्रैक्टिस हो जाएगा, ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर्स हर एक अच्छे से कवर हो जाएगा ऑब्जेक्टिव्स के रिलेटेड में। ठीक है, ताकि आपको कोई भी दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत ही ना पड़े। अगर आप लोग को अभी भी मतलब कुछ और भी ऑब्जेक्टिव्स आपके ध्यान में आएगा लेक्चर्स के बाद तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए ताकि दूसरों को मदद मिले। और जो भी सबसे बढ़िया ऑब्जेक्टिव सीरीज़ का इसमें जो क्वेश्चन छूट गया है अगर उसको पॉइंट आउट करता है
तो मेरे सब्सक्राइबर को उनको शॉर्ट नोट भी मिलेगा और उनको मैं पिन भी कर दूंगा, ठीक है। विद whom डिड इंडिया साइन द ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप इन 1971? आप लोग जान रहे हैं यूएसएसआर के साथ, सोवियत यूनियन के साथ, और इसका बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी हुआ था। बट क्रिटिसिज्म तो क्रिटिसिज्म है, ये इंडिया को बहुत ज़्यादा बेनिफिट किया गया था। और ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 6 मार्क्स में आपका इसका आ भी सकता है, ठीक है। तो वाई डू मीन बाय न्यूट्रलिटी? न्यूट्रलिटी मीन्स क्या होता है? इंडिया तो न्यूट्रल था, गलत, ठीक है, इंडिया न्यूट्रल नहीं था। खैर न्यूट्रल था, बट यहाँ पे ये मतलब नहीं था कि देखो न्यूट्रलिटी मीन्स होता है कि प्रिंसिपली टू पॉलिसी ऑफ स्टेइंग आउट ऑफ वार। इंडिया मतलब कि वार से दूर रहेगा, लेकिन इंडिया ऐसा नहीं कर रहा था। इंडिया पार्टिसिपेट कर रहा था, एक्टिव पार्टिसिपेट कर रहा था वार में, बट वो लड़ नहीं रहा था। वार में पार्टिसिपेट करने का मतलब सिर्फ लड़ना नहीं होता है। तो इंडिया न्यूट्रल नहीं था, ये आपसे घुमा के पूछ सकता है। और ये चीज़ आप अपने दोस्तों को भी बताइए, ठीक है, क्योंकि उनको भी ये चीज़ क्लियर होना चाहिए और उनका भी मार्क्स नहीं कटे। तो आप लोग इसको जरूर शेयर कीजिएगा। When and where was the first नॉन अलायंस समिट हेल्ड? तो फर्स्ट नॉन अलायंस समिट कब हेल्ड हुआ था? बेलग्रेड में हुआ था, 1961 में हुआ था, ठीक है। कितने कंट्रीज थे जो फर्स्ट नॉन अलायंस समिट को अटेंड किए थे? तो टोटल 25 कंट्रीज सबसे पहले बार अटेम्प्ट किए थे। और अभी आप बताइए कि जो लेटेस्ट समिट जो हुआ है अलायंस का, उसमें कितने कंट्रीज़ है और कितने कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट वगैरह किया है। सो 8% हाउ मेनी कंट्रीज इन्वॉल्व इन नॉन अलायंस मूवमेंट? यहाँ पे तो 120 कंट्रीज़ है, लेकिन आपको बताना है कि लेटेस्ट समिट कितना तारीख को हुआ था और उसमें कितने लोग पार्टिसिपेट भी किए थे, यानी कि कितने कंट्री पार्टिसिपेट किए थे। हु इज़ नोन बाय द थर्ड वर्ल्ड? तो थर्ड वर्ल्ड को किनको कहा जाता है? नॉन अलाइन कंट्री को थर्ड वर्ल्ड कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये पिछले बार बोर्ड्स में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, 2020 का ये बोर्ड्स क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए कि 2 एरेनाज ऑफ कोल्ड वार अलॉन्ग विद एग्जाम्पल्स। अब ये क्वेश्चन इतना पेचीदा है कि आपको समझ में ही नहीं आएगा अगर आप लोग प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा। तो ये क्वेश्चन भी अपने दोस्तों के साथ आप जरूर शेयर कीजिए कि 2 एरेनाज ऑफ कोल्ड वार बताइए जिसमें कौन कंट्रीज किड्स को पार्टिसिपेट कर रहा था। यहाँ पे एग्जाम्पल्स का मतलब यही होता है, ठीक है। तो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, जो कोरियन वार चला था ना 1950 से 53 तक, तो उसमें नॉर्थ कोरिया को यूएसएसआर सपोर्ट कर रहा था और साउथ कोरिया को यूएसए, ठीक है। इसी तरह जो वियतनाम वार हुआ था उसमें नॉर्थ वियतनाम को यूएसएसआर और साउथ वियतनाम को यूएसए सपोर्ट कर रहा था, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। राइट द फुल फॉर्म ऑफ एलडीसी। एलडीसी क्या था? लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज। और यहीं से ना आइडिया आया था यूएनसीटीएडी का 1972 में, जो कि रिपोर्ट लाया, और उसके बाद एक आइडिया आया नियो का। और नियो का क्या फुल फॉर्म है? न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। 48 नंबर आपका ये कह रहा है कि इंपॉर्टेंट डेट बताइए जो साइन हुआ था आर्म्स कंट्रोल ट्रीटीज़ का। तो आप लोग को पता है कि 3 ट्रीटीज साइन हुआ था, ठीक है। एक था एलटीबीटी का फुल फॉर्म नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, जो कि 1963 में साइन हुआ था। फिर एनपीटी भी साइन हुआ था 1968 में। और एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी कब साइन हुआ था? 1972 में। तो इस दोनों का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस तरह से ये आज का ऑब्जेक्टिव सीरीज समाप्त होता है। और आप लोग बताइए कि ये सीरीज़, ये पूरा पहला आपको सीरीज़ का पहला पार्ट, पहला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और हाँ, इसी तरह अगला सीरीज़ आपका कार्टून्स का आएगा, मैप्स का आएगा, नेक्स्ट वीडियो सेकेंड चैप्टर का आएगा, और उसमें भी 40 से 50 ऑब्जेक्टिव्स होंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। फिलहाल के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। दिस इज रोशन साइनिंग ऑफ।